हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एमपीडीएलएड का द्वितीय वर्ष का विषय जिसका नाम है समाज शिक्षा और परिचर्या बोध। जी हाँ, द्वितीय वर्ष का विषय समाज शिक्षा और परिचर्या बोध। इसकी इकाई 2 हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। ऑलरेडी इकाई 1 की वीडियो ला चुके हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें, मिल जाएगी। तो आज इकाई 2 जिसका नाम ही है शिक्षा के उद्देश्य। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं शिक्षा के उद्देश्य दूसरी इकाई की। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में आपको क्या क्या बताऊंगा पहले ही इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इस दूसरी इकाई का पूरा अंक योजना ब्लूप्रिंट, यानी इससे कितने कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से, साथ ही साथ इसका अंक कौन से आवंटित है, यानी पूरी यूनिट कितने मार्क्स की है इकाई, ये भी बात करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि डीएलएड की परीक्षा में पीवाईक्यूज यानी पहले पूर्व परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो प्रश्न कौन से हैं, उनके उत्तर पॉइंट वाइज कैसे लिखने होते हैं वो भी बताऊंगा। और आने वाले डीएलएड की परीक्षा के जो संभावित प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं और उनके उत्तर कैसे लिखने हैं वो भी लाइन बाय लाइन पॉइंट वाइज पूरा समझाऊंगा डिटेल में, आसानी से सरल भाषा में। तो ये सब मिलेगा आपको इस एक वीडियो में। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहना है। अन्य विषयों की वीडियो हम ऑलरेडी बना भी चुके हैं, आपने नहीं देखा है प्लेलिस्ट चेक करेंगे, उन विषयों की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में चेक करके पढ़ाई कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं अंक योजना की। तो ये जो इकाई 2 है जिसका नाम है शिक्षा के उद्देश्य, जी हाँ, यूनिट 2 शिक्षा के उद्देश्य। अगर हम बात करें इसके ब्लूप्रिंट की, यानी कि इसके अंक योजना या फिर अंक विभाजन की, इकाई योजना की, तो इस ब्लूप्रिंट की अगर बात करेंगे तो इस पर जो अंक आवंटित है कुल यहाँ पर भाई 20। जी हाँ, यानी इस मात्र एक इकाई को पढ़कर आप 20 अंक हासिल कर सकते हो। इस एक इकाई को, यूनिट 2 इकाई 2 जिसका नाम है शिक्षा के उद्देश्य, इसको पढ़कर 20 अंक मिल सकते हैं क्योंकि इस एक इकाई पर 20 अंक आवंटित है। यानी इस इकाई से टोटल 20 अंकों के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। ठीक, अब कौन कौन से पूछे जाएंगे वो भी बात कर लेते हैं। तो वस्तुनिष्ठ आएंगे चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फिर 2 अंकों के 2 प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट जो होते हैं, अति लघु उत्तरीय, जिनको 30-30 शब्द में लिखना होता है, तो 2 अंकों के ऐसे 2 आएंगे, 2 2 4। फिर 3 अंक का एक प्रश्न आएगा, 4 अंक का एक प्रश्न आएगा, और साथ ही साथ यहां पर आपको 5 अंक का यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो भी एक आएगा, एक 5 नंबर का, एक 4 नंबर का, एक 3 नंबर का और 2 नंबर के 2 प्रश्न, और वस्तुनिष्ठ 4। तो इस प्रकार से कुल 20 अंक आवंटित हो गए इस इकाई 2 पर जिसका नाम क्या है, शिक्षा के उद्देश्य। तो ये हो गया इसका ब्लूप्रिंट, अंक विभाजन जो मैंने बताया था आपको, बता ही दिया यहां पर। चलिए अब बढ़ जाते हैं हम अगले टॉपिक के ऊपर, पीआईक्यूज की बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप एमपीडीएलएड का अपना डिप्लोमा की डिग्री या डिप्लोमा 90+% के साथ बनाना चाहते हैं, डिस्टिंक्शन स्कोर करना चाहते हैं, तो आप हमारा संपूर्ण कोर्स जरूर परचेस करें। जी हाँ, डीएलएड की परीक्षा की तैयारी के लिए, 100% तैयारी के लिए, 2026 की परीक्षा के लिए आप हमारा संपूर्ण कोर्स जरूर परचेस करें। 1 ईयर की वैलिडिटी इसमें मिलेगी आपको संपूर्ण कोर्स में। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, इस कोर्स में आपको डिटेल में प्रश्न उत्तर, एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर, हैंड रिटन नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, हर इकाई का, हर विषय का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, ये सब कुछ आपको मिलता है। रिकॉर्डेड लेक्चर, ये सब कुछ मिलेगा आपको मात्र एक कोर्स में। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करेंगे और डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लेंगे। किसी भी कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी चल रहा है 33% का ऑफ, क्योंकि परीक्षा फॉर्म भराए जा रहे हैं, एग्जाम नजदीक है, इसके बाद ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर उस समय हमारा क्रैश कोर्स चलते हैं तो उस समय ये ऑफर नहीं मिल पाता, वहां पर याद रखिएगा। अभी से परचेस करेंगे, पढ़ने के लिए लंबा समय मिलेगा क्योंकि 8 विषय है द्वितीय वर्ष के, 8 विषय कम नहीं होते, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कोर्स का पता चल गया आपको। अब आते हैं हमारे सीधा सीधा पीवाईक्यूज महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर। तो पहला प्रश्न यहां पर भाई कि बचपन बचाओ आंदोलन किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। ये जो बचपन बचाओ आंदोलन है ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है। तो इसको बताने से पहले, सब करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो बचपन बचाओ आंदोलन है ना, ये समाज सेवी कैलाश सत्यार्थी द्वारा चलाया जा रहा है। अब कैलाश सत्यार्थी कौन है, ये वो है जिन्हें शांति का नोबेल पीस प्राइज यानी नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। अब नोबेल प्राइज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इनाम होता है किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करने का, तो इन्होंने शांति के क्षेत्र में, समाज सेवा में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इन सब के क्षेत्र में बड़ा काम किया है, तो उनको इसलिए पुरस्कार भी मिला। और इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन जो है ये कार्यक्रम चालू कर रखा है। कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन जो है वो शुरू किया है, वो नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता है, इसको सन 1980 से चला रहे हैं। जी हाँ, इन्होंने ये जो प्रोग्राम चलाया है बचपन बचाओ आंदोलन, ये किसने चलाया, पहले बात तो ध्यान रखेंगे आप, किसने, नाम उनका है कैलाश सत्यार्थी, श्री कैलाश सत्यार्थी। दूसरा आप याद रखोगे कि वो व्यक्ति है जो नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पुरस्कार विजेता है, ठीक है। तीसरा कि इसको यानी बचपन बचाओ आंदोलन, इस आंदोलन को चला कब से रहे, तीसरा 1980 से, याद रखिएगा 1980 से, ठीक है। तो 3 बातें आप ध्यान रखिएगा, 1980 से चला रहे हैं, ठीक, ये इस बचपन बचाओ आंदोलन के बारे में।
अब नाम से समझ में आ रहा होगा कि इस आंदोलन में ज्यादातर फोकस बच्चों के ऊपर था, ताकि बच्चों को उनका बचपन बचाया जा सके, उन्हें पढ़ाई लिखाई में लगाया जा सके, बाल श्रम रोकना, बाल अपराध रोकना, ये सब इसमें शामिल रहेगा। ये तो आप अपने अंदाजे से भी लगा सकते हो ना, अपने दिमाग से भी लिख सकते हो, इतना सेंस ऑफ ह्यूमर। तो बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य करना, है ना, ये बच्चों के आंदोलन के लिए कार्य करने वाला एक भारतीय आंदोलन है, जो बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य करेगा, बच्चों के अधिकार छीनने से रोकेगा, बच्चों को उनके अधिकार दिलाएगा, बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी चीज चाहिए होगी बच्चों को वो उपलब्ध कराएगा इसी आंदोलन के तहत, है ना। ठीक, फिर इसका ध्यान बंधुआ श्रम, बंधुआ मजदूरी जिसे हम बोलते हैं ना बॉन्डेड लेबर, फिर बाल श्रम, चाइल्ड लेबर, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी, इन सबको समाप्त करेगा। यानी जो जो अपराध ऐसे हो तो जिनसे बच्चों पर असर पड़ता है, जिनसे बच्चों का बचपन छीन जाता है, जिनसे बच्चों का जीवन नुकसान होता है ना, उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती, उन सब चीजों को रोकना है इसमें। ठीक है, किसमें? बंधुआ मजदूरी हो गया, चाइल्ड बॉन्डेड लेबर, बाल श्रम हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया, साथ ही साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी, यानी बच्चों को खरीदना बेचना, उनके बॉडी पार्ट्स के लिए, ऑर्गन्स के लिए, किडनी विडनी के लिए, या फिर बच्चों को भीख मांगने के लिए ट्रैफिक पे ले जाया जाता है, कहीं से चुरा कर रहते हैं, बच्चा चोर अक्सर घूमते रहते हैं, आपने देखा भी होगा, है ना, छोटे बच्चों को चुरा के तो बेच भी दिया जाता है। तो ये सारी चीजें चलती हैं, उन सबको रोकना बच्चों के लिए, ताकि बच्चों का बचपन बचे। इसी को क्या बोला गया? बचपन बचाओ आंदोलन। किसने चलाया? श्री कैलाश सत्यार्थी ने। ठीक है, और कब चलाया? 1980 में। और कौन है ये कैलाश सत्यार्थी? तो ये है शांति का विश्व नोबेल पुरस्कार, विश्व शांति, है ना, इन्होंने शांति का नोबेल पुरस्कार, पीस प्राइज ऑफ नोबेल जीता हुआ है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर हमारा अगला प्रश्न है कि वुड के घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? वुड का घोषणा पत्र क्या है? ठीक है, वुड्स डिस्पैच आपने पहले भी शायद पढ़ा होगा, सामाजिक विज्ञान में ये 8वीं कक्षा में, 6वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है, 8वीं कक्षा में सामाजिक विज्ञान में एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है। वुड्स डिस्पैच के नाम से इसको बोलते हैं, जो हिंदी में वुड्स का, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। अभी अंग्रेज व्यक्ति था, ठीक है, तो अंग्रेज व्यक्ति ने शिक्षा में कुछ बदलाव किया और इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया, उसी के ऊपर ये इर्द गिर्द ये टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। पहले बैकग्राउंड बता दिया मैंने, क्या हुआ कैसा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वुड का घोषणा पत्र है क्या। ठीक है, इसके अंदर शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसमें क्या लिखा था, एजुकेशन कैसा। तो देखो, तो ये जो चार्ल्स वुड है ना, पहली बात तो ये जो सर चार्ल्स वुड है, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 सन 1918 से 1854 ईस्वी में, कब? 1854 ईस्वी में तत्काल गवर्नर लॉर्ड डलहौजी, उस समय जो लॉर्ड डलहौजी हमारे भारत के, ब्रिटिश भारत के, जो भारत गुलाम था, ठीक है, तब उस समय डलहौजी जो थे हमारे गवर्नर जनरल थे, ठीक है, उनको एक पत्र लिखा था। ठीक है, उसी को वुड्स का घोषणा पत्र या वुड्स डिस्पैच के नाम से जानते हैं। अभी था क्या, जैसे मैं बता दे रहा हूं, ये जो चार्ल्स वुड व्यक्ति है, ठीक है, ये अंग्रेज था, प्रोफेसर टाइप था, इसको अच्छा ज्ञान था, टीचिंग में फील्ड में, एजुकेशन के प्रति काम करता था। वैसे अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, बिल्कुल सही बात है, पर अंग्रेजों ने कुछ थोड़े बहुत अच्छे काम किए। वो अच्छे काम भले उनके फायदे के लिए ज्यादा थे, लेकिन उससे कहीं ना कहीं भारतीयों को भी फायदा हुआ। जैसे अंग्रेज ट्रेन लेकर आए, भारत में ट्रेन की व्यवस्था शुरू किसने कराई? अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने तो अपने फायदे के लिए कराई थी, ऐसा तो नहीं था कि भारतीयों को आसानी हो, भारतीयों को अच्छा हो, भारत डेवलप हो जाए, इसके लिए किया था क्या? नहीं। पर उससे आज भारत फायदा उठा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत का है, 2 करोड़ से ज्यादा, 2.5 करोड़ पैसेंजर्स पर डे ट्रैवल करते भारतीय रेलवे से, इतनी तो कई देशों की जनसंख्या भी नहीं है। तो रेल का फायदा आज हम उठा रहे हैं। अंग्रेजों ने जो पुल बनाए, खेती बाड़ी का जो सिस्टम लाया, डैम, नहर बनाई, उससे आज भारत डेवलप हो रहा है ना, उसका भी तो योगदान मिला। नहीं कुछ तो उससे इंस्पिरेशन मिला, उससे सीखे हम कैसे करना पड़ता है। तो कुछ कंट्रीब्यूशन तो अंग्रेजों का था। तो वैसे ही एक कंट्रीब्यूशन घटना की बात है, सर चार्ल्स वुड जो है, उन्होंने क्या किया, उस समय जो गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी, 1854 में, ठीक है, सर चार्ल्स वुड ने लॉर्ड डलहौजी, जो कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, उनको 1854 में एक पत्र लिखा। और उस पत्र में उन्होंने बताया कि देखो, भारत में शिक्षा व्यवस्था को चेंज करना पड़ेगा, भारत में शिक्षा पुरानी हो चुकी है, भारत की शिक्षा पद्धति, वो गुरुकुल वाला सिस्टम, ये सब बंद करना पड़ेगा। उन्होंने करवाया, वैसे तो इसमें उनका ही मत था कि जैसे अंग्रेजों को शासन करना था, तो अंग्रेजों को शासन करने के लिए नौकर चाहिए थे, नौकरशाही चाहिए थे उनको, जो गुलाम रहें, पढ़े लिखे रहें और अंग्रेजों को काम में मदद करें। अब भारतीय संस्कृत हिंदी पढ़ते थे तो इसमें मदद कर नहीं सकते थे, तो इसलिए उन्होंने जानबूझ के इंडियंस को पढ़ाया लिखा ताकि उनका काम हो सके। इससे नहीं कि वो इंडियंस का भला चाहते थे या इंडियंस को होशियार बनाना चाहते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसमें उनका स्वार्थ था। पर हम इंडियन बड़े होशियार, हम पढ़ लिख के उनको ही भगा दिए, है ना, हम पढ़ लिख के उनको ही निकलवा दिए। महात्मा गांधी कहां से पढ़े? पहले शुरुआत की पढ़ाई इंडिया में, कहां पढ़ने गए? लंदन। अंबेडकर जी की पढ़ाई शुरुआत में कहां हुई? भारत में। कहां पढ़ने गए? लंदन। और ये सब आके अंग्रेजों को इंडिया से भगा दिए। मतलब क्या दिमाग लगाए सब, क्या महान लोग, अंग्रेजों से पढ़ाई करके अंग्रेजों को भगा दिया। तो हम इंडियंस बड़े होशियार। तो वैसे ही इन्होंने अपने फायदे के लिए प्रोग्राम लाया, उस प्रोग्राम को हमने सीखा और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया।
वैसे उनका मकसद था नहीं। तो आते हैं हम कहानी पर। कहानी कैसी है कि सर चार्ल्स वुड ने 1854 में उस समय तत्कालीन भारत के 1854 सन 1854 में जो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी, उनको एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षा का महत्व क्या है, एजुकेशन सिस्टम कैसा बदलना चाहिए, इसको लेकर एक लेटर लिखा था ताकि वो चाहते थे कि भारत में शिक्षा में कुछ बदलाव किया जा सके। ठीक है, तो उसी पत्र को किस नाम से जाना जाता है, वुड पत्र या फिर वुड्स डिस्पैच। जी हाँ, उसी को वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है, उसको वुड का घोषणा पत्र कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया। दूसरी बात, इसमें यह कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों की मातृभाषा होनी चाहिए, यानी प्राथमिक विद्यालयों में जो पढ़ाई हो वो मातृभाषा में हो, यानी अर्ली जो एजुकेशन है, शुरुआत में जो पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए वो मदर टंग यानी मातृभाषा में होना चाहिए। उन्होंने उसी पत्र में लिखा था, उनको बताया था गवर्नर जनरल को, वरना अंग्रेज तो सब पढ़ाई इंग्लिश में करवाते थे, आपको पता ही होगा, है ना। तो उन्होंने लिखकर ये पत्र उनको बताया था। फिर वो था उच्च शिक्षा यानी कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, जब हायर क्लासेस में पहुंच जाए अंग्रेजी में, क्योंकि हायर क्लासेस में पढ़ लिख के कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज से निकल के नौकरी करना रहेगा, तो नौकरी किसके लिए करनी है, अंग्रेजी की गुलामी करनी है, तो इंग्लिश तो आना चाहिए। इसलिए वो उच्च शिक्षा में अंग्रेजी और प्राथमिक में सीखने के लिए मातृभाषा पे जोर देना चाहिए, ऐसा इन्होंने लिख रखा था। ठीक है, किसने बोला, ये चार्ल्स वुड ने। किसको पत्र लिखा था, उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को। कौन से सन में, सन 1854 में। उसी पत्र को किस नाम से जानते हैं, वुड का घोषणा पत्र, वुड से डिस्पैच जिसको बोला जाता है। क्लियर है, समझ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए कि भाई संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की व्याख्या। मौलिक अधिकार का मतलब क्या है यहाँ पर, मौलिक अधिकार का मतलब यहाँ पर है भाई फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब जिनको लगेगा सर आपकी राइटिंग खराब है, भाई स्पेस उधर सही नहीं है ना। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, ऐसा कोई बहुत खराब नहीं है भाई, मतलब बहुत अच्छी नहीं है, इतना भी तारीफ नहीं करूंगा मैं खुद की राइटिंग की। ठीक है, देखो है ना, थोड़ी खूबसूरत राइटिंग तो है ना भाई। ठीक है, जलो मत। तो ये जो दिख रहा है इसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, हिंदी में इसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को, जो भारत में जन्म लेता है, भारत का नागरिक है, उस व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार यानी कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है। कुछ नहीं, टोटल 6 है, 6 फंडामेंटल राइट्स। ये सब आप सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस के सब्जेक्ट में पहले भी अपने क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, प्रीवियस क्लासेस में, है ना। ये चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं पढ़ाया जाता है हर बच्चों को, 10वीं तक पढ़ाया जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। ठीक है, यानी जन्म से जो अधिकार मिल जाते हैं, भारत में आप जन्म लिए, भारत के नागरिक बने, आपको राइट्स मिलेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, धर्म का अधिकार वगैरह वगैरह, बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो क्या है मौलिक अधिकार, उसी की बात करेंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। पहले ना टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, फिर उसमें से बाद में एक को हटा दिया गया, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी था, यानी कि संपत्ति का अधिकार, जो एक राइट था उसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो क्योंकि संपत्ति का अधिकार नहीं रहता, मतलब आप चाहे तो प्रॉपर्टी रख तो सकते हो, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी सरकार के काम की है, अगर आपकी प्रॉपर्टी से देश का भला है, तो सरकार आपकी प्रॉपर्टी छीन लेगी, याद रखना। इसलिए तो देखना, कभी रोड बनता है और हमारा घर रोड के बीच में आता है, तो क्या होता है, रोड मुड़ता है, घर टूटता है, घर टूटता है। कभी रेलवे बनाना होता है तो हमारे खेत से निकालते हैं ना, कोई कितना भी मना कर दे, रुक सकता है क्या, नहीं। कोई कितना भी मना कर दे, अगर खंबा, पोल, इलेक्ट्रिक वायर का खेत में से जाना है, हाई टेंशन वायर जाना है, तो जाता ही जाता है, क्योंकि आपको संपत्ति का अधिकार है ही नहीं। संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार पहले था, फिर उसको हटा दिया गया। तो हमें टोटल कितने राइट्स मिले थे, 7 फंडामेंटल राइट्स। पर बाद में आगे चल के 1978 में, सन 1978 1978 में 7 में से एक जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया, और अब बचे हैं 6 फंडामेंटल यानी 6 मौलिक अधिकार। ठीक है, तो और अभी कुछ समय पहले मैंने सुना था कि कोर्ट में पीआईएल भी फाइल हुई थी, कि जनहित याचिका फाइल हुई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल, जनहित याचिका जिसको बोलते हैं। उसमें बताया गया था कि ऐसा डिमांड किया गया था कोर्ट से कि राइट टू इंटरनेट, यानी कि भाई इंटरनेट का अधिकार जो है ना वो सबको मिलना चाहिए, सबको इंटरनेट यूज कर पाए, तो ये भी फंडामेंटल राइट बनना चाहिए। और मेरे हिसाब से सही भी है, क्यों, क्योंकि शहर में रहने वाले के पास हाई स्पीड इंटरनेट है, गांव में रहने वाले के पास शायद नहीं है। तो शहर में रहने वाले लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करके अच्छी खासी पढ़ाई करके आगे निकल जा रहे हैं, और गांव में रहने वाले इंटरनेट नहीं है, सूचनाएं नहीं है, जानकारी नहीं है, रिसोर्स नहीं है, तो नहीं पढ़ पा रहे, है ना। तो असर तो पड़ रहा है ना, सबको समान अधिकार नहीं मिल रहा है ना, इसलिए जरूरी है, और शायद आगे चल के शामिल हो भी जाए या ना भी हो, पर बता रहा हूं बस जानकारी। तो भारत में कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, पहले कितने थे, 7। कब हटाए गए, 1978 में। कौन सा अधिकार हटाया गया, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। ठीक, और अब बचे हैं 6 मौलिक अधिकार। तो इन 6 मौलिक अधिकारों की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की, कौन कौन से। नंबर 1, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। नंबर 2, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, फिर नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर कोई शोषण करे, सताए, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने के अधिकार को बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन।
फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपना अपना धर्म मानने का, अपने धर्म की तरह रहने का, करने का पूरा अधिकार होता है। फिर संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, आप बोलेंगे इसको इसको संस्कृति मतलब कल्चरल एंड शिक्षा एजुकेशन, हाँ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये जो रहेगा हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। फिर छठवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी ये ऐसा अधिकार है कि अगर इनमें से कोई अधिकार नहीं मिले इन पांचों में से, तो इस छठवें अधिकार का इस्तेमाल करके आप कोर्ट जा सकते हो, अपने बाकी अधिकार मांग सकते हो। यानी कोई अधिकार छीना गया, कोई शोषण किया, कुछ भी गलत किया, तो आप अपने इस छठवें वाले अधिकार का इस्तेमाल करके ना बाकी सारे अधिकार हासिल कर सकते हो। ठीक है, इसे कहा जाता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का सहारा ले सको। तो ये अब देखो, अब मैं इनको डिटेल में अगर समझाऊं आपको, और वैसे तो कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। पहले कितने थे? 7। कौन सा था 7वां? संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया। कब हटाया गया? 1978 में। फिर कितने बचे? 6 फंडामेंटल राइट्स, यानी 6 मौलिक अधिकार। कौन कौन से? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, इसका मतलब सरकार सबको समान मानेगी, धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, किसी के बेसिस पर, आधार पर भेदभाव नहीं होगा। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, किसी व्यक्ति को अपने मन से बोलने, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का, भावनाएं प्रदर्शित करने का, अपने मन के कपड़े पहनने का, कोई भी व्यवसाय करने का, पूरे देश में कहीं भी घूमने का, रहने का, बसने का पूरा अधिकार देती है। अपनी भाषा बोलने का भी अधिकार है। ठीक है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई सताता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का, कोर्ट जाने का, पुलिस स्टेशन जाने का, कंप्लेन करने का, आंदोलन करने का, है ना, रैली निकालने का, ये सब का अधिकार है हमको, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर सकता है। ठीक है, जिस धर्म को चाहे उस धर्म को पालन कर सकता है, और उसकी इच्छा हो रही कि धर्म को छोड़ना है, दूसरा धर्म अपनाना है, वो भी अपना सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति और अपने धर्म को उसको बढ़ाने का, प्रचार प्रसार करने के लिए शिक्षा के संस्थान खोलने का, सिखाने का पूरा अधिकार है। जैसे कई लोग को आप देखना जो हिंदू धर्म की बातें बताते हैं और लोगों को सिखाते हैं, तो क्या है ये संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है ना, अपने संस्कृति से संबंधित शिक्षा दे रहे हैं। ठीक। संवैधानिक उपचार का अधिकार, अगर कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं मिला, अगर कोई मौलिक अधिकार आपको नहीं मिल रहे, आपके विरुद्ध शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो आप इस अधिकार का इस्तेमाल करके कोर्ट जाओ, पुलिस स्टेशन जाओ, है ना, अपने बाकी अधिकार मांगने का अधिकार है। ठीक, तो ये बड़ा अच्छा है, मुझे तो सबसे अच्छा ही लगता है। मान लो अगर ये नहीं होता तो ये अधिकार तो मिले हैं, पर नहीं मिले तो अपोज कैसे करते, किस बेसिस पे जाते कि मुझे नहीं मिला, तो यहां तक आने का किसने राइट दिया तुझे? पूछते लोग तो बताते हाँ मेरे पास ये छठवां अधिकार है ना, कि अगर नहीं मिले तो कोर्ट जाने का अधिकार है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो ये समझ गया मौलिक अधिकार के बारे में। आते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला सवाल, शिक्षा में पाए जाने वाले असमानता के कारण लिखिए। अभी जो शिक्षा में असमानता है, यानी कि जो इनइक्वालिटी है, ऊंच नीच है, भेदभाव जो चल रहा है, या कोई बहुत शिक्षित है, कोई एकदम ही अनपढ़ है, इसके कारण क्या है, असमानता क्यों है शिक्षा में, हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम थ्योरी लिख देंगे कि शिक्षा में पाए जाने वाले असमानता के कई कारण हैं, देखिए उनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित दिए जा रहे हैं, ऐसा लिख दो थ्योरी, 1.5-2 लाइन की। फिर लिखो नंबर 1 अशिक्षा, इलिटरेसी, जिनके माँ बाप शिक्षित होते हैं वो अपने बच्चों को और पढ़ाते लिखाते हैं, उनको पढ़ाई पर जागरूक होते हैं, उनको पता होता है कि बच्चे में को कौन सा कोर्स करना चाहिए, किस कोर्स में ज्यादा पैसा है, वगैरह वगैरह, करियर बन सकता है, अच्छी फील्ड है, अच्छी नौकरी है, ये सब पता होता है उनको। पर जो अशिक्षित होते हैं उन माँ बाप को नहीं पता होता बच्चों को क्या पढ़ाना है, कहाँ जाना है, वो मदद भी नहीं करते, अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाते बेचारे। ठीक। निर्धनता, गरीबी, गरीबी बहुत बड़ा कारण है। जो व्यक्ति गरीब है वो कोचिंग नहीं लगा सकता, ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, यूपीएससी अपने मन से पढ़ता है, निकल गया तो ठीक। पर जो व्यक्ति के पास पैसा है, आईआईटी, जेई, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सब की तैयारी करा रहा है, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहा है, इंग्लिश बोलना आता है ना, उसकी पूरी तैयारी हो रही है, बेहतरीन उसके पास नोट्स, मटेरियल, टीचर्स है, ट्रेनिंग है, क्योंकि पैसा खर्च किया उसने। तो पैसे से भी बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है आजकल शिक्षा में। अमीरों के बच्चे आईआईटी जा रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, और गरीबों के बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे, क्यों? पैसा नहीं है, कोचिंग नहीं कर पाई। ठीक है। लिंग भेद, लिंग का भी भेद होता है, लड़की लड़का का बहुत भेद है। अभी आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर मान लो 100 लड़कियां कॉलेज में एडमिशन लेती है ना, तो 100 में से 40 लड़कियां कॉलेज की पढ़ाई छोड़ देती है अधूरी, जबकि लड़कों में 10 लड़के, 100 में से 10 ही लड़के छोड़ते होंगे, पर लड़कियां 40 छोड़ देती है, यानी अपना पढ़ाई पूरा भी नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भाई लड़की को जल्दी शादी करा दी जाती है। ठीक है, लड़की अगर मान लो पढ़ लिख भी गई थोड़ा बहुत, तो क्या किया जाएगा, शादियों के बाद उसके घर वाले, ससुराल वाले काम करना उसको अलाउ नहीं करते। इतना भेदभाव, जल्दी जल्दी कई जगहों पर तो ऐसा स्थानों में, कई कामों में महिलाओं को जॉब पर रखा ही नहीं जाता, प्रेफरेंस ही नहीं मिलती है महिलाओं को जॉब में, ये भी होता है। तो लिंग के आधार पर लड़का लड़की का भेदभाव होता है। जैसे घर में लड़की हुई तो माँ बाप क्या करेंगे, उसको ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, क्यों? तू लड़की है, खाना बना, झाड़ू पोछा बर्तन कर, क्योंकि तेरी तो शादी करके जाना है, तो तुझे तो ये आना चाहिए। लड़का नहीं भाई, इसको तो कमाना है, इसको तो पढ़ने लगाओ।
लड़के को बाहर भेज देंगे दूसरे राज्य में पढ़ने, खूब पैसा खर्च करेंगे। कई लोग तो ऐसे लड़के को सीबीएसई में पढ़ा रहे, इंग्लिश मीडियम, लड़की को हिंदी मीडियम पढ़ा रहे, लड़की को पास के गांव के स्कूल में पढ़ा रहे, सस्ते स्कूल में, पैसा नहीं खर्च कर रहे, उसको बाहर राज्य नहीं जाने दे रहे। तो लड़का लड़की का भी भेदभाव होता है पढ़ाई में, जिसकी वजह से शिक्षा में फर्क है। फिर पर्याप्त सुविधाओं का अभाव, शहर में हर सुविधा उपलब्ध है, कोचिंग से लेके किताब से लेके इंटरनेट से लेके लाइब्रेरी से लेके सबकी सुविधा उपलब्ध है। गांव में ये सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं है, तो गांव के बच्चे कई बार ऐसा होता है कि पिछड़ जाते हैं शहर के बच्चों की अपेक्षा में। फिर सामाजिक स्तरीकरण, समाज का जो स्तर भी होता है, ठीक है, आप और मैं जिन चीजों को अगर ग्रामीण क्षेत्र में आने के बाद हमने जो चीजें 10वीं 12वीं में सीखी, वो शहरी क्षेत्र में बच्चे 4वीं 5वीं में सीख जाते हैं। उनको पहले से उस चीज का ज्ञान होता है, क्योंकि वो शहर में रहे, वहां समाज का स्तर ही ऐसा है। वहां कोई 10वीं 12वीं पास करने की बात नहीं करता, वहां लोग आईआईटी क्वालिफाई, जेई क्वालिफाई, नीट क्वालिफाई, एमबीबीएस डॉक्टर बनना, वहां पर इसरो के साइंटिस्ट बनना, ये सब सोचा जाता है। यूपीएससी क्रैक करके कलेक्टर बनना, बैंक, रेलवे, है ना, इसमें जॉब लेना, ये सिखाया जाता है। और हमारे यहाँ 10वीं में पास कर जल्दी सरकारी नौकरी तैयारी करनी है, ये चीजें चलती है। हमारा ज्यादा ज्ञान ही नहीं होता बच्चों को। वातावरण, माहौल किस वातावरण में है, जो लोग आप देखना नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ों में रह रहे, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, वहां के लोग, और जो हमारे यहाँ शहरों में रह रहे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ के लोग, बताओ वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है कि पढ़ाई लिखाई में? टॉपर्स यहीं से आ रहे हैं, वहां से नहीं आ रहे। कोई सीबीएसई का टॉपर नॉर्थ ईस्ट से आपने सुना क्या कि मेघालय से एक बच्चा सीबीएसई में टॉप कर गया? मेघालय का एक बच्चा था, या असम का एक बच्चा था, या नागालैंड का बच्चा था जिसने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 1 लाई? सुनते हो आप कभी? नहीं मिलता हमें सुनने। क्यों? क्योंकि भाई वहां का वातावरण ही ऐसा है, पढ़ाई के लिए जागरूक ही नहीं है, सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ठीक है, इस कारण से। तो ये सब शिक्षा में असमानता के क्या है? कारण है, रीजंस हैं, ड्यू टू डिफरेंस और इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की विशेषता बताइए। ये मेरे तरफ से गेस क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये आने वाली डेट की परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मान लो आप, ठीक है। भारतीय संविधान की, हमारा जो संविधान है उसकी विशेषता, खासियत क्या क्या है? वैसे तो हमारे संविधान की बहुत विशेषता है, पर उसमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं यहां पर दी जा रही हैं। थ्योरी बनाइए ऐसे 2 लाइन की, फिर लिखना स्टार्ट कीजिए। नंबर 1, लिखित एवं व्यापक, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, लिखित है और बहुत बड़ा है, रिटन है, लार्जेस्ट। हमारा भारत का जो संविधान है वो लिखित और व्यापक संविधान है, बहुत बड़ा है। इसमें तो 395 आर्टिकल है मेरे ख्याल से, है ना, जहां तक मुझे जानकारी है 395 आर्टिकल्स है इसमें। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल से मालूम है? सिर्फ 147। तो सोचो, इंडिया फर्स्ट रैंक पर है, मतलब 395, और दूसरे नंबर पर जो आता है 147। तो सोचो, इससे 2 गुने से भी ज्यादा बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा, लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित, यानी कि पॉपुलर जो है, ये हमारे संप्रभुता, यानी हमारा देश हमारे नियम, स्वयं के नियम फॉलो करता है। हमने खुद अपना संविधान बनाया, हम खुद अपने नियम हमारे लोगों ने ही बनाया, और हम अपने ऊपर फॉलो करते हैं। हम किसी बाहरी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते। हमारे देश में कैसे चुनाव होंगे, हमारे देश में क्या, कौन सी पार्टी सरकार चलाएगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, और कौन से फैसले लिए जाएंगे, ये बाहर के लोग डिसाइड नहीं करते, है ना। इसलिए हमारा देश क्या है? संप्रभु देश है। तो लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित हमारा संविधान है। फिर कठोर एवं लचीला, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना आसान भी है और बहुत कठिन भी है। आप बोलोगे एक साथ कैसे? भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें ऐसी है ना जिनको बड़ा आसानी से बदला जा सकता है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बदलने के लिए बहुत कठिन, बहुत मेहनत लगती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे संविधान में 6 फंडामेंटल राइट्स है, 6 मौलिक अधिकार है। तो अगर मौलिक अधिकार को बदलना है, 6 के 7 करना है, या 6 के 8 करना है, कुछ भी है, 6 से जो भी है, जो भी करना है, हमें हटाना है, जोड़ना है, तो इसके लिए ना सिर्फ संसद में नहीं कानून पास होगा, संसद के बाद जो 28 राज्य है ना भारत के, 28 राज्यों का 2/3 बहुमत मिलना चाहिए। 28 में से कम आप समझ लो कि 18 या 20 राज्यों से भी ये कानून पास होना चाहिए, जो कि बहुत कठिन बात है, इतना आसान नहीं है, है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ नियम इतने आसान है कि बहुत जल्दी फट से बदल सकते हैं एक दिन में, पर कुछ नियम ऐसे हैं कि जिनको बदलना बहुत बहुत मुश्किल, लगभग नामुमकिन है, बदला ही नहीं जा सकता। तो इसलिए हमारा संविधान दोनों है, ठीक है। कैसा है कि कठोर भी है और लचीला भी है, रिजिड और फ्लेक्सिबल भी है ना। आसानी से कुछ नियम बदल भी सकते हैं और कुछ नियम तो बिल्कुल ही बदल नहीं सकते, बहुत कठिन है उनको बदल पाना। इसलिए कठोर और लचीला दोनों है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल अंग्रेजी में कहा जाता है। फिर संसदात्मक शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहती है हमारे यहाँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, यानी संसद प्रणाली है, यानी हमारे एक संसद होगा, उसमें लोकसभा राज्यसभा ऐसे सदन बने होंगे, भवन, हाउस, और फिर उसमें प्रधानमंत्री होगा, चुनाव होंगे। तो जिस देश में सदन से कार्य चलता है, यानी ऐसे संसद बना के, पार्लियामेंट बना के, लोकसभा राज्यसभा का चुनाव वगैरह करा के, ये सबसे जैसे चलते है सरकार, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? संसदात्मक शासन व्यवस्था बोलते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे देश में है। 5वां, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी हमारे यहाँ जो कोर्ट होते हैं, जो जज होते हैं, वो स्वतंत्र है, यानी वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते, किसी सरकार के लिए काम नहीं करते, सरकार किसकी भी हो, कोर्ट इंडिपेंडेंट रहता है,
ठीक है, कोर्ट कांग्रेस की बात भी सुनता है, बीजेपी की भी, पर जो सही है वही फैसला देगा। ठीक है, कोर्ट एकदम स्वतंत्र है, जज को, वकील को, कोर्ट को कोई प्रेशर नहीं देता, कोई भी बोल नहीं सकता कि ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं। कोर्ट को जैसा लगा कोर्ट वैसा करती है, किसी को नहीं गिनती। प्रधानमंत्री ने कुछ गलत किया तो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी वो फैसला देगी, राष्ट्रपति ने कुछ गलत किया तो राष्ट्रपति के खिलाफ भी फैसला देगी कोर्ट। कोर्ट को कोई डर नहीं है, कोर्ट को कोई हटा नहीं सकता। हमारे देश में ऐसा स्वतंत्र है, कोई दबाव कोई प्रेशर नहीं रहती हमारे की न्यायपालिका पर, यानी हमारी न्यायपालिका ईमानदार है और साथ ही साथ एकदम स्वतंत्र है, किसी के दबाव में काम नहीं करती, अमीरों गरीबों कुछ नहीं। मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य, हमारा संविधान ऐसा है जिसमें फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों है, यानी हमारे नागरिकों को कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं, मौलिक अधिकार जिसे हम कहते हैं, और हमारे नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य होता है। जैसे 6 फंडामेंटल राइट्स अभी हमने पढ़े, मौलिक अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, ये सब, पर हमारा कुछ मौलिक कर्तव्य भी है। यानी अगर हम भारत में रह रहे और भारत ने हमको अधिकार दिया हुआ है तो भारत चाहता है कि हम कुछ करें। जैसे भारत, हमारा मौलिक कर्तव्य क्या होता है कि देश को जब जरूरत हो, देश संकट में हो, तो हमें योगदान देने के लिए जाना पड़ेगा। यानी अगर मान लो हमारी देश की किसी देश से लड़ाई छूट गई और आर्मी की में और भर्ती की जरूरत है, तो आपको और मुझे जाना ही पड़ेगा, जाना ही चाहिए कि ये हमारा कर्तव्य है। दूसरा, भारत के जितने भी चिन्ह हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, इनकी हमें रक्षा करनी है, इनका हमें रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि हमारा कर्तव्य है। भारत की देश की एकता बनाए रखना, ये भी हमारा कर्तव्य है। ठीक है, देश की यूनिटी को बनाए रखना और उसे बढ़ाना, ये भी भारत के व्यक्ति का कर्तव्य होता है। यानी अगर आपको कुछ फायदा मिल रहा है, मूल अधिकार, या आपको सरकार दे रही है, तो आपको भी देश के लिए कुछ करना पड़ेगा, जिसे मूल कर्तव्य कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे संविधान में दिया गया है, ये बहुत जरूरी चीज है। ये सब हमारे संविधान की क्या है, विशेषताएं हैं, खासियतें हैं। ऑल दीज आर द स्पेशलिटीज ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट्स, ये था वीडियो दूसरी इकाई का, ये हमारा द्वितीय वर्ष का वीडियो लेक्चर। और अन्य वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, साथ ही साथ अन्य विषयों के वीडियो भी वहां मिल जाएंगे आपको। ये वीडियो अगर पसंद आई हो, काम की लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होंगे वहां जरूर शेयर करना। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, डीएलएड की परीक्षा में 90+% स्कोर करने के लिए आप हमारा संपूर्ण कोर्स जरूर परचेस करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स परचेस कर लीजिए, ताकि आप डीएलएड का डिप्लोमा जो है डिस्टिंक्शन परसेंटेज के साथ बनाए। ऐसा नहीं कि बाउंड्री पास हो, डिस्टिंक्शन मिले आपको 90+% के साथ बनाए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।